अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान एम ए रज़ा और आप देख रहे हैं टीपी न्यूज़। नाज़रीन, इस वक्त जो मुल्क की मौजूदा इकॉनमी की सूरत हाल है उस पर भी आज हम बात करेंगे। उसके अलावा जो हमारे जो मौजूदा सिटिंग गवर्नमेंट है वो क्या इक़दामात कर रही है, रियल स्टेट का शुबा इस वक्त क्यों एक ट्रबल का शिकार है या एक मुश्किल का शिकार है, उस पर हम बात करेंगे। उसके अलावा काफ़ी सारी ओवरसीज़ कम्युनिटी हमसे सवाल करती हैं कि जी बहुत सारे इश्यूज़ हो जाते हैं प्रोजेक्ट्स के अंदर, हम कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें बताएं कि कौन सा प्रोजेक्ट ऐसा है जहां पर हमारा सरमाया महफूज भी है और आगे चलकर उसका फ़ायदा भी होगा। नाज़रीन, हमेशा की तरह हम जब इकट्ठे प्रोग्राम करते हैं, मेरे साथ अकील अहमद तरीन साहब, सीनियर साफ़ी, सीनियर तज्ज़ियाकार और सीनियर कालम निगार। तो चूँकि मैं कुछ अर्सा थोड़ा बीमार रहा हूँ तो थोड़ा सा लंबा टाइम हो गया हमारी गैर हाज़िरी का, लेकिन इंशाल्लाह इस सिलसिले को आप तवातर के साथ आप हमें देख पाएंगे। तो आज अकील साहब के ख़यालात सुनते हैं, उनसे कुछ सवालात करेंगे और काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर होंगी इंशाल्लाह, क्योंकि अकील साहब की बातें जब आप वीडियो एंड तक देखेंगे तो आपको समझ आ सकेगी कि इस वक्त हमें क्या करना चाहिए और हुकूमत को क्या करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम शाह जी। अच्छा सर, इस वक्त जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब मुख्तलिफ मुल्कों के दौरों पर भी जा रहे हैं, इवन आज़रबाईजान का तो ये थोड़े ही दिनों में दूसरा एक ट्रिप भी हो गया, वो भी यहाँ आए। तो उसके अलावा सर, रियल स्टेट की जो इस वक्त सूरत हाल है, आप क्या समझते हैं कि हुकूमत को क्या इक़दामात करने चाहिए कि ये शोबा चल सके और मुल्क में बेहतरी आ सके? आपकी राय इस पर क्या है और आपका तजर्बा क्या कहता है सर? बहुत शुक्रिया शाह जी। सबसे पहले तो रियल इस्टेट से भी पहले अगर हम बात कर लें मुल्क की मईशत की, क्योंकि मुल्क की मईशत चलेगी तो रियल इस्टेट भी चलेगी, बाकी चीज़ें भी चलेंगी, इंडस्ट्रीज़ भी चलेंगी। ठीक है। जो प्राइम मिनिस्टर हैं मौजूदा और जो आर्मी चीफ हैं, जी सर, इन्होंने समझ लें कि सेम पेज पे आकर 2-3 बड़े ज़बरदस्त काम किए हैं। आपको पता है मियाँ शहबाज शरीफ साहब के बारे में कि वो ना खुद सोते हैं ना अपनी टीम को सोने देते हैं। हाँ, बड़ी कम नींद है उनकी। हाँ, उनकी नींद है ही नहीं। वो एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर तो हैं ही, जी जी, लेकिन उन्होंने ये साबित किया कि वो मुल्क चलाने की अहलियत रखते हैं। उन्होंने जो मुल्क की इकॉनमी है उसके जो दोनों हिस्से हैं, माइक्रो इकनॉमिक और मैक्रो इकनॉमिक, इन दोनों पे काम किया। ठीक है। और अभी आप देखें कि जैसे आपने ज़िक्र किया आज़रबाईजान का, उज़्बेकिस्तान का ज़िक्र किया, तुर्की का ज़िक्र, तुर्की के जो प्रेसिडेंट रिसेंट अभी एर्दोगान वो पाकिस्तान तशरीफ़ लाए। इसी तरह आज़रबाईजान अपना मुत्तहिदा अरब अमारात के जो वली अहद वो पाकिस्तान तशरीफ़ लाए। तो अब जो अच्छी बात यह है, जो पाकिस्तान आइसोलेशन से, जो इंटरनेशनल आइसोलेशन से निकल कर अपने दोस्तों को वापस उनका कॉन्फिडेंस रिस्टोर कर रहा है, जिसकी वजह से आपको इकॉनमी में बेहतरी भी नज़र आना शुरू हो गई है। ठीक है। अब क्योंकि मामला माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स में फंसा हुआ है, तो हमें जो महंगाई की जो कमी है वो फील नहीं हो रही, और जो आम लोग हैं, मैं हूँ, आप हैं, बिल्कुल, हमारा जो ऑफिस बॉय है, जो बाहर रेडी वाला है, जो आम दुकानदार है, वो परेशानी का शिकार दिखाई देता है। लेकिन दूसरी तरफ आप ये देखें कि IPSOS एक फर्म है, ठीक है, जिसने आम लोगों का सर्वे किया पाकिस्तान के अंदर, और उन्होंने 3-4 बड़े पॉजिटिव इंडिकेटर जो शायद अभी हमें फील नहीं हो पा रहे। अभी हमारी जो इकॉनमी है वो घुटी हुई फील हो रही है, लेकिन उसके जो पॉजिटिव जो चीज़ें हैं, मसलन इक़्तिसादी नमू में बेहतरी, मसलन जो सबसे अहम चीज़ है कि आज तक हम अपनी जो इक़्तिसादी व मुआशी जो पॉलिसियों की सिमत दुरुस्त नहीं कर सके। अल्हम्दुलिल्लाह मौजूदा जो आर्मी चीफ की जो SIFC का जो कॉन्सेप्ट था, उस पर जो काम हुआ, तो आपकी इक़्तिसादी जो सिमत है उसकी तरफ बेहतरी, अब सर्वे हो रहे हैं कि इक़्तिसादी सिमत आपकी बेहतर है कि नहीं है। जैसे आपने ज़रूरी शोबे में इनकलाब बर्पा किया, जैसे अब आपको शायद पता हो कि $4 अरब इस साल 2025 में जो आपकी IT इंडस्ट्री है वो आपको रेवेन्यू कमा कर देगी, तो ये एक बहुत अच्छे इंडिकेटर हैं। और ये क्योंकि माइक्रो इस पे अपना काम हो रहा है, तो इस वजह से अभी ये पेनिट्रेट आम लोगों तक
नहीं कर पा रहे। इसी तरह आप देखें जो ख़रीदारी की ताकत में इजाफा वो कह रहे हैं वो हो रहा है। तो इन सारी चीज़ों को अगर हम सम अप करें तो हुकूमती लेवल पे और जो उनकी परफॉर्मेंस तो अच्छी है, लेकिन आम लोगों तक जब तक उसी सूरत में इसका समर पहुंचेगा जब रियल इस्टेट चलेगी। आपने रियल इस्टेट्स की बात की तो शाह जी, रियल इस्टेट एक ऐसा कंपोनेंट होता है किसी भी इकॉनमी में जिसके ऊपर पूरी जो एलिट क्लास है, जो मिडिल क्लास है, जो लोअर मिडिल क्लास है, उसके ऊपर इन्हसार करती है। जब वो चलती है तो उसके साथ एक मोहतात अंदाज़ा है कि 62 इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो उसके साथ काम करना शुरू हो जाती हैं। तो हमारे मुल्क में ये बड़ी बदकिस्मती है। मैं ये समझता हूँ कि जो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं उनको और जो बाकी जो हमारे जो पॉलिसी साज इदारे हैं उनको इस पर काम करना चाहिए। अगर FATF का उनके ऊपर कोई दबाव है या IMF का दबाव है तो उनको बताना चाहिए कि उनकी मुल्क के अंदर जो रियल इस्टेट की इंडस्ट्री है, ये वाइड इंडस्ट्री है ना। अगर आप देखें टेक्सटाइल इंडस्ट्री आपकी अपना वो डाई डाउन हो रही है, इसी तरह बाकी इंडस्ट्रीज़, तो आपकी रियल इस्टेट इंडस्ट्री से बहुत सारी चीज़ें, बहुत सी इंडस्ट्रीज चल रही थी। जो लोग ये कहते हैं कि रियल इस्टेट इंडस्ट्री से नुकसान हो रहा था तो वो गलती पर है। हाँ, अब उसकी पॉलिसी देना तो हुकूमत का काम है, लेकिन रियल इस्टेट इंडस्ट्री को जिस तरह इसका गला घोंट दिया गया, मैं ये समझता हूँ कि इस पर गवर्नमेंट को रिव्यू करना चाहिए। और मेरा ख्याल है उस पर हाथ चीमा साहब दिन रात काम भी कर रहे हैं और वो शायद सिंगल डिजिट और इस पे लाने की कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन जब तक ये काम गवर्नमेंट फ्रंट फुट पे आके नहीं करेगी तो रियल इस्टेट सर अब आप रिवाइव नहीं हो सकेगी। 16% कुल मिला के सारे टैक्सेस शामिल करें ना, अगर 1 करोड़ रुपए की आप चीज़ लेते हैं तो 16% टैक्स उस पर बन जाते हैं। तो यानी कि वो बैठे बिठाए करोड़ रुपया तो इन्वेस्टर का 84 लाख हो गया ना। आगे जाके फिर उसमें बूस्ट आएगा, कहीं जाके उसमें प्रॉफिट आएगा या फ़ायदा होगा, वो बात की बातें हैं। आप नहीं समझते हैं कि टैक्सेस के अंदर कुछ फैसिलिटेट करना चाहिए ताकि ये शुबा चले? देखें शाह जी, किसी भी मुल्क में किसी भी इंडस्ट्री को बिठाने के लिए उसके ऊपर हैवी टैक्सेशन की जाती है। और ये तो हमें सामने नज़र आ रहा है कि जो रियल इस्टेट इंडस्ट्री के साथ जुल्म कर रही है मौजूदा गवर्नमेंट, या जो भी इसके बिहाइंड द सीन जो लोग काम कर रहे हैं, वो रियल इस्टेट इंडस्ट्री के साथ उन 70 लाख लोगों का रोज़गार, उनका पेट जो है, पेट के ऊपर भी डाका मार रहे हैं। और ये देखें आप, जो लोग कल तक जो है वो प्राडोज में घूम रहे थे, आज वो उबर टैक्सी चलाने पे मजबूर हैं, जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री के साथ मुंसलिक थे। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को ये भी देखना चाहिए कि वो स्टेट है, वो माँ का दर्जा रखती है, उसको जो है वो, जैसे हम हमेशा कहते हैं कि प्रिंट मीडिया इंडस्ट्री के साथ लाखों जर्नलिस्ट और लाखों लोगों का रोज़गार वाबस्ता है, तो उसके लिए जो उसका रेगुलेटर है उसको टैक्सेशन में नरमी करके उसको चलाए, क्योंकि इंडस्ट्री को चलाना गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का काम है, रियासत का काम है। इसी तरह जो आपका रियल एस्टेट इंडस्ट्री है उसको भी चलाना और उसके ऊपर भी टैक्सेशन में नरमी करके उसको चलाकर लोगों को रोज़गार देना, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का काम है। लेकिन बदकिस्मती से यहाँ पे रियासत अपना वो किरदार अदा नहीं कर रही जो उसको करना चाहिए। जैसे आप यूके में देख लें, अमेरिका में देख लें, यूएई को देख लें, उसने तरक्की ही, उसकी तरक्की की बुनियाद ही रियल एस्टेट इंडस्ट्री रही। सर मैं यूएई में रहा हूँ। यूएई के पास जो दुबई जिसको कहते हैं, दुबई के पास ना पेट्रोल है ना कोई गैस है, सिर्फ टूरिज़्म और रियल एस्टेट के ऊपर उन्होंने ऐसा एक मैकेनिज़्म सेट बनाया कि आज हर बंदा ये सोचता है यार मैं यहाँ से पैसा निकालूँ, दुबई चला जाऊँ। अब सर ओवरसीज़ कम्युनिटी सर बहुत क्वेश्चन करती है हमें कि पाकिस्तान के अंदर चूँकि आपको पता है NOCs के मामलात हर सोसाइटी तो पूरे नहीं कर पाई। बहुत सारे लोगों ने ओवरसीज़ लोगों को चकाचौंध चमक दिखा के तो उनके पैसे लगवाए। आज वो लोग बहुत परेशान हैं। आप समझते हैं इस्लामाबाद में कोई ऐसा प्रोजेक्ट जिसके ऊपर आप ये कह सके कि ये यहाँ पर सरमाया महफूज है, और जो उसकी जो महल्ले वकूफ़ कह लें कि क्या वो डी चौक से या 0 पॉइंट से करीब तरीन इस्लामाबाद के कौन सा प्रोजेक्ट आप समझते हैं? देखिए शाह जी, आज का वक्त इस वक्त जो चल रहा है ना, रियल एस्टेट जो इंडस्ट्री है वो जिस डायलेमा का शिकार है, जिस सख्तियों का शिकार है, इसमें नंबर 1 तो आपका सीडीएस सेक्टर चल रहा है। लेकिन उसके बाद अगर आप देखें तो इस्लामाबाद के अंदर एक बड़ा इस्लामाबाद मौजूद है और वो ग्रीन इस्लामाबाद मौजूद है। नाम ग्रीन, जब मैंने नाम लिया तो आप गुलबर्ग ग्रीन। तो गुलबर्ग ग्रीन्स का अगर आप रकबा देखें, उसकी एक्सेस देखें,
आप अगर 0 पॉइंट से या फैज़ाबाद से वो 7 से 8 मिनट की हार्डली ड्राइव है, अब वो रास्ते भी खुल गए हैं। तो सबसे जो बेस्ट चॉइस है, और ये मज़े की बात है कि यहाँ पे अगर आपको F7, F8, G7, G8, I8, I9 में जो प्लाट आपको जो घर या जो प्लाट आपको 8-10 करोड़ में मिलेगा, वो वहाँ पे आपको 2-2.5 करोड़ 3 करोड़ में वो घर भी बन जाता है इस वक्त। प्लेट। हाँ अभी मैं प्लॉट। तो इस लिहाज से देखा जाए तो इस्लामाबाद, और मज़े की बात यह है कि उन्होंने शुजातुल्लाह कुरैशी साहब का नाम हमें ज़रूर लेंगे कि इस शुजातुल्लाह कुरैशी साहब ने जिस तरीके से अपनी टीम के साथ उसको डिज़ाइन किया, और जिस तरीके से अगर आप हमारे जो नाजरीन हैं और जो हमारे देखने वाले हैं, अगर वो गूगल मैप से भी देख लें और अगर उन्होंने उसको देखा हुआ है, तो वो इस चीज़ की दाद देंगे कि उसके अंदर सबसे बड़ी रोड है जितनी शायद ब्लू एरिया की जो जिन्ना एवेन्यू है वो भी नहीं है, वो भी नहीं उससे भी बड़ी है। बिल्कुल बिल्कुल 13-14-15 किलोमीटर या शायद इससे भी ज़्यादा वो बड़ा प्रोजेक्ट है, बड़ा 1 लाख कनाल तक। और उसके अंदर जो उन्होंने सबसे अच्छी जो बात की वो ये कि उन्होंने अगले 100 साल की जो ट्रैफिक की जो कंजप्शन है ना, या ट्रैफिक की मैनेजमेंट को उन्होंने उसमें रखा। उनके आप सिर्फ पार्किंग जो आपके उनके प्लाजे हैं उनके सामने जो पार्किंग लॉट्स देख लें आप, तो वो आप देख के आपका दिल आशीष कर उठेगा। उसके अलावा लश ग्रीन है वहाँ पे आप देखेंगे। सबसे बड़ी बात जो है, जो मैं समझता हूँ कि मैं अक्सर अपने आर्टिकल्स में भी लिखता हूँ, माफ़ कीजिएगा, कि इस्लामाबाद के अंदर मैंने बहरा लिखा और मैं पिछले 5-7-10 साल से इस पर बाकायदा कंपेन भी चला रहा हूँ कि इस्लामाबाद का जो ग्राउंड वाटर टेबल है वो डे बाई डे गिर रहा है, नीचे जा रहा है। में तो 1200-1500 फुट नीचे चला गया। कई सोसाइटियों में यही सिचुएशन है ही नहीं पानी। तो जो गुलबर्ग ग्रीन के जो शुजातुल्लाह कुरैशी साहब, उनकी जो बाकी टीम है, उनको ये दाद देना पड़ेगी कि उन्होंने वहाँ पे कोई 1000 कनाल के ऊपर या शायद इससे भी ज़्यादा जो वो वहाँ पे उन्होंने लेक रखी, और उस लेक की वजह से वो वहाँ का जो पानी का लेवल है वो ऊपर होना शुरू हो गया, और ये रिपोर्ट हो रहा है। इसी तरह उन्होंने जो वाटर चैनल्स हैं, जो अपना इस्लामाबाद की तरह के जो वाटर चैनल्स हैं, उनको उन्होंने छेड़ा नहीं, उन्होंने उसको उनसे भी फ़ायदा उठाने की कोशिश की, और उसकी वजह से वो जो उनकी ग्रीनरी है वो अट्रैक्ट करती है एक आम आदमी को। देखें, मेरे बच्चे, आपके बच्चे, ओवरसीज़ के जो लोग जो बेचारे वहाँ पे परदेश में हैं, वो यकीनन नीट एंड क्लीन एनवायरनमेंट में अपने बच्चों को रखना चाहते होंगे, जैसे वहाँ पे है। जैसे मैं यूके की मिसाल दूंगा, एक नीट एंड क्लीन एनवायरनमेंट है। जैसे आप यूरोप के मुल्कों में देखें, तो अगर मैं ये दावे से कहता हूँ कि अगर यूरोप और इंग्लैंड के लोग यहाँ पे आएँ, तो जैसे वो डस्ट फ्री आपको शहर और वो मुल्क नज़र आता है, तो इसी तरह मैंने जो ऑब्जर्व किया हुआ है, वो जो गुलबर्ग ग्रीन है, ये भी डस्ट फ्री और प्योर एनवायरनमेंट के साथ आप वहाँ पे जाएं, नीट एंड क्लीन। और सबसे बड़ी मज़े की बात यह है कि जो फैसिलिटीज़ हैं, आपको गुलबर्ग ग्रीन के अंदर ही वो तमाम बड़ी चीज़ें दे दी गई हैं कि आपको इस्लामाबाद की तरफ या पिंडी की तरफ या सदर की तरफ जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप गुलबर्ग ग्रीन के अंदर ही समझ लीजिए, एक इस्लामाबाद के अंदर एक बड़ा इस्लामाबाद है। ये नारा नहीं रहा, अब तो प्रैक्टिकली उसमें सर उसका सबूत ये है, पिछले दिनों शुजातुल्लाह कुरैशी साहब और उनकी टीम ने मैरियट मैरियट की टीम के साथ मुआहदा किया, 7 स्टार होटल बन रहा है। फिर एक आलमी मियार का क्रिकेट स्टेडियम उनका ज़ेर गौर है। फिर उसके अलावा फुटबॉल वहाँ की जगह लोकेट कर दी गई है। हाँ, और नहीं है, अब वो मेरे में कंस्ट्रक्शन के मराहल में स्टार्ट होना मराहल में। और फिर एक आगे चल के उनका मंसूबा है, जिस तरह दुबई का सिटी सेंटर है, या आपने देखे होंगे मुख्तलिफ, ओमान के अंदर मैंने देखा है, कतर के अंदर मैंने देखा है, इस्लामाबाद का जो सबसे बड़ा बिजनेस सेंटर बनाने। हाँ, वहाँ पर वो एक ऐसा एक शॉपिंग का वो एक मंसूबा उनका ज़ेर गौर है कि आप यकीन करें कि आपको फ़ख्र होगा कि ये इस्लामाबाद है, ये भी इस्लामाबाद है, बिल्कुल जैसे। उसकी वजह ये है ना शाह जी, उसकी वजह ये है कि जो शुजातुल्लाह कुरैशी साहब हैं, वो आपको पता है डीजी रिटायर्ड हैं आईबी से, बिल्कुल। और बतौर डीजी उनका जो स्टडी का लेवल, चीज़ों को समझने का लेवल, ऑब्जॉर्व करने का लेवल और उसको इम्प्लीमेंट करने का जो कैपेसिटी है, वो आम लोगों से कहीं ज़्यादा है, कहीं ज़्यादा। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो जो चीज़ें देखते हैं हमारे अपने मेम्बरान के लिए, तो वो वहाँ पे मसलन वो अगर दुबई जाते हैं, मसलन वो इंग्लैंड जाते हैं या कहीं से भी, तो वो वहाँ से आइडियाज़ ले के आते हैं। उस आइडियाज़ को वो यहाँ के लोगों को, जो हम जैसे पाकिस्तानी हैं,
उनको वो देना चाहते हैं, और वो दे चुके हैं। जो अभी आपने गुफ्तगू फरमाई, एक जो अपना 7 स्टार होटल यहाँ पे इस्लामाबाद में, आपको पता है अभी तक कोई 7 स्टार होटल नहीं है, बिल्कुल नहीं। और हम सुन रहे हैं पिछले कोई 10-12 साल से कि बल्कि सर अगर आप कैलकुलेट करें ना, सच्ची बात ये, कराची को ले ले, लाहौर को ले ले, कहीं भी 7 स्टार होटल वाली फैसिलिटीज नहीं है, लेकिन ये यहाँ पे दे रहे हैं, क्लेम जरूर कर सकते हैं। एक जो सबसे पिंडी इस्लामाबाद का जो सबसे बड़ा जो बिजनेस सेंटर, वो जो आपने कहा, वो अगर बनने जा रहा है, उसका प्लॉट मौजूद है। मतलब इस तरह की बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो मेरी ख्वाहिश होगी, मैं अपनी बात बता रहा हूँ बतौर एक ऑब्जर्वर, घर बनाऊं तो वहाँ पे होना चाहिए। और मैं ये कहता हूँ, मैं ये समझता हूँ कि वहाँ पे घर होने का मतलब है कि नीट एंड क्लीन एनवायरनमेंट, एक सिक्योर एनवायरनमेंट, जहाँ पे आप अपने बच्चों को देखें। हर माँ बाप की ये ख्वाहिश होती है, हर पैसा कमाने वाले की ये ख्वाहिश होती है कि वो अपने बच्चों को ऐसे एनवायरनमेंट में रखे जहाँ पे वो सफ़े अव्वल की जहाँ पे सहूलियात हों। तो मैं समझता हूँ गुलबर्ग ग्रीन अच्छा इस पे पूरा उतरता है। सर मैंने काफ़ी सारी वीडियोस की हैं गुलबर्ग ग्रीन के ऊपर, लेकिन आप यकीन करें सर, वहाँ पर जो मैंने निज़ाम देखा है इतना ज़बरदस्त है, ज़मीनों की ख़रीदारी में शफाफियत है। हाँ, डेवलपमेंट जो मुल्की हालात हैं, अगर डेवलपमेंट थोड़ी स्लो है तो इसका ये हरगज़ मतलब नहीं है कि वो होगी नहीं आगे चल के, चूँकि जैसे शाह साहब आपकी इत्तला का रियाज़ है कि डेवलपमेंट जहाँ पे उनके पास, मेरा ख्याल है, क्योंकि हमने एक दफ़ा उनसे गुफ्तगू भी की थी, जहाँ पे लोग पैसे दे रहे हैं, देखिए पैसे के बगैर तो कोई काम नहीं हो सकता। नो प्रॉफिट नो लॉस पे कोऑपरेटिव सोसाइटी है ना, तो वहाँ पे उनकी जो डेवलपमेंट का पेस ऑफ वर्क है वो बहुत तेज़ी से है। हाँ। और वो मज़े की बात यह है कि आप बाकी सोसाइटीज़ का हाल देखें, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल डेड पड़ी हुई है। वहाँ पे तो लोग, मतलब वहाँ पे कोई काम ही नहीं हो रहा। वहाँ पे इवन के वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको भी फायर किया जा रहा है। लेकिन गुलबर्ग अपनी खसूसियात की वजह से और अपने टीम लीडरशिप की, जो अंडर द लीडरशिप ऑफ शुजातुल्लाह कुरैशी साहब, वो आगे बढ़ रहे हैं। बेशक बकौल आपके पेस ऑफ वर्क थोड़ा सा स्लो है, क्योंकि सर ना मसहत हालात है ना, कुछ चीज़ें सेल परचेज होंगी, फंड्स आएंगे। सबसे बड़ी बात है कि 1 लाख बहुत बड़ा पे अगर एक रकबा है तो वहाँ पे आपकी स्पीड नज़र नहीं आती, लेकिन काम होता दिखाई देता है। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा वाज़ेह तरीके से बताया। नाज़रीन, मैं ख़ुसूसन ओवरसीज़ कम्युनिटी को ये कहूँगा कि गुलबर्ग ग्रीन एक वाहद प्रोजेक्ट है जो एक मोतबर इदारे के नाम पर है, जिसकी जो क़यादत है वो शुजातुल्लाह कुरैशी साहब, जो DG रिटायर्ड हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो के, वो कर रहे हैं। यहाँ पर आपका ना सिर्फ सरमाया महफूज है, बल्कि आगे चल कर बहुत इससे आपको बड़ा फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि जैसे ही प्रॉपर्टी के अंदर बूस्ट आता है या बढ़ती है, इसके रेट्स बढ़ते हैं, तो यकीन करें कि आपके तो वारे न्यारे हो जाएंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अकील तरीन और एम रज़ा को इजाज़त दीजिए। इसी तरह की नई वीडियो के साथ इंशाल्लाह जल्दी आपसे मुलाकात होती रहेगी। अल्लाह हाफिज़।